is Akshita and welcome back to my channel. In this video we are going to cover one of the most lengthy chapter of biology, which is principles of inheritance and variation. And this video will mark the starting of your most important unit, which is genetics, which is one of the most confusing also. But कोई बात नहीं, हम इसको बिल्कुल धीरे धीरे लेके चलेंगे. हो सकता है ये वीडियो 1 आवर से ज़्यादा की जाए, बट आई होप कि आपको इसके एंड तक सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. जिसे जेनेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और हर एक चीज को रुक रुक के धीरे धीरे समझकर विद डायग्राम पढ़ेंगे. बिकॉज दिस इज बायोलॉजी एंड बायोलॉजी इज जस्ट, मतलब आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल भी बायोलॉजी का मतलब ही नहीं बनता विदाउट एनी डायग्राम. तो हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को डायग्राम से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे. तो प्लीज इसको एंड तक देखना. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, क्योंकि इन टर्म्स में बेसिकली काफ़ी सारे बच्चों को होती है कन्फ्यूजन. मुझे भी थी, तो इसीलिए सबसे पहले इन्हीं से ही स्टार्ट करते हैं ताकि हमें फर्दर कन्फ्यूजन्स ना क्रिएट हो. हेरिडिटी. तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी बेसिकली जब मैं बोल रही हूँ कि कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास हो रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि अगर पेरेंट टॉल है और उनका बच्चा भी टॉल है, तो टॉल यहाँ पर हो गया कैरेक्टर. और जैसे कि ये वाला कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो इसको हम बोल देंगे हेरिडिटी. अच्छा, फिर जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है जिसमें हम सारे प्रिंसिपल्स और वो मैकेनिज्म्स को अच्छे से स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से इनहेरिटेंस होती है और वेरिएशन आती है. ठीक है, अब आते हैं हम इनहेरिटेंस पे. तो इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जा रहे हैं. ठीक है जी. जीन क्या होता है? देखो, हमारा जो डीएनए है वो काफी लंबा है, 2.2 मीटर लॉन्ग है. ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, डीएनए की स्टडी, विच इज योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो अभी के लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा जो डीएनए है वो बहुत बड़ा होता है. ठीक है, बट उसका एक मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही होता है जो कि कोड करता है फॉर योर कैरेक्टर्स. ठीक है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करता है और पास ऑन होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और जाके एक पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर को करता है, क्या करता है? एक्सप्रेस करता है. तो वो सेगमेंट ऑफ डीएनए, पूरा डीएनए कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, वो सेगमेंट ऑफ डीएनए ही एक्सप्रेस करता है, जिसको हम बोल देते हैं जीन. बात करें अगर वेरिएशन की, तो वेरिएशंस होते हैं डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स. तो जो भी डिफरेंस है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स में, हमने देखा है कि जो ह्यूमंस है दे रिप्रोड्यूस थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो और कुछ ना कुछ वेरिएशंस, कभी भी बिल्कुल जो बच्चा होगा वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होगा. हाँ, कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है बट क्लोन्स नहीं होंगे वो. तो जो कुछ डिफरेंसेस आते हैं बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, उसको हम बोल देते हैं वेरिएशन. वेरिएशन क्यों होती है? वेरिएशन होती है क्रॉसिंग ओवर की वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से, म्यूटेशन और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से. ये सारी टर्म्स जो है आपकी, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, ये सब अभी हम इसी चैप्टर में आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अगर मैं बात करूं अलील की, तो अलील होती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन. अच्छा, इससे तो कुछ समझ नहीं आया. देखो, अभी हमने क्या बात करी कि हमारा जो डीएनए होता है ना वो बहुत लंबा होता है. ठीक है जी. अब क्या होता है कि उसमें कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स होते हैं जो कि कोड करते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए, जो कि पास भी करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में. तो एक जीन के काफी तरह की फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि आपने देखा है, जो कि 10th में भी आपने पढ़ा होगा, अभी आगे भी हम देखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो उसमें जब हम, एक तो हमारा होता है हेट्रोजाइगस टॉल. हेट्रोजाइगस टॉल मतलब जिसके पास एक कैपिटल टी वाला होता है एलील और एक स्मॉल टी वाला होता है. एक होता है होमोजाइगस टॉल, जिसके पास दोनों कैपिटल टी होते हैं. अब इनमें से एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है. देखो, कैरेक्टर एक ही है, कैरेक्टर टॉल ही है, राइट? टॉल और ड्वार्फ, बट उसके अलील डिफरेंट है. अलील मतलब है तो दोनों जीन ही, कैपिटल टी भी जीन है और स्मॉल टी भी जीन है, पर ये जीन की ही अलग अलग फॉर्म है, तो इनको हमने बोल दिया अलील. ठीक है, होप इट इज क्लियर. और आगे आगे आपको जैसे जैसे आप इस चैप्टर को फर्दर पढ़ोगे, आपको इजीली सारी चीजें समझ आती जाएंगी. अगर मैं बात करूँ जीनोटाइप, तो जीनोटाइप होता है, मतलब अगर हमें किसी भी प्लांट के कैरेक्टर की, प्लांट या एनिमल के कैरेक्टर के हमें मतलब एक तरह से दिखाना है कि उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये जो कैरेक्टर है जो इसके पास है वो कौन से अलील से मिलकर बना है. जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे पास एक प्लांट है वो टॉल है. ठीक है,
पर मेरे को ये पता चलाना है कि जो इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। क्या ये हेट्रोजाइगस टॉल है यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर ये होमोजाइगस टॉल है यानी कि कैपिटल टी। वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो मेरे को पता चलेगा थ्रू इट्स जीनोटिपिक रेशियो। मैं देखूंगी कि उसका जीनोटाइप क्या है, क्या उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी। फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस, मतलब अगर कोई प्लांट है वो टॉल है तो टॉल हो गया उसका फिनोटाइप। ठीक है। अगर कोई फ्लावर है वो वाइट कलर का है तो वाइट हो गया उसका फिनोटाइप। आई होप ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब आ गए हैं हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रिगोर जॉन मेंडल। तो चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा। देखो, जो ये हमारे मेंडल साहब थे इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है। ये थे मैथमेटिशियन। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, एक प्रोफेसर भी थे, तो ये बेसिकली मैथमेटिक्स से एसोसिएटेड थे। अब इन्होंने करे एक्सपेरिमेंट्स, यही पी प्लांट पाइसम सेटिवम वाले। जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स करे तो उस टाइम पे इन्होंने ये सारी अपनी ऑब्जर्वेशंस भी निकाली, लॉज भी निकाले, बट इनके काम को ज़्यादा आप कह सकते हो एक मतलब ऑनर नहीं किया गया, इनकी बातों पर यकीन नहीं किया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माना गया कि पहली बात तो ये बायोलॉजिस्ट नहीं है, तो अगर ये बायोलॉजिस्ट नहीं है तो ये इतनी बड़ी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में कैसे बोल सकते हैं, बीइंग अ मैथमेटिशियन। दूसरी चीज़, इन्होंने स्टैट्स का यूज़ किया था और लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी कि बायोलॉजी में स्टैट्स कहाँ से आ गया। और पहले क्या था कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि आप अपने काम को आगे पब्लिश कर पाएँ, हर जगह तक पहुंचा पाएँ। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से भी इनका काम नज़रों में नहीं आ पाया लोगों के। ऊपर से माइक्रोस्कोप्स वगैरह और मतलब वही टेक्नोलॉजी की वजह से भी इनका जो काम था वो अच्छे से नहीं इनको ऑनर किया गया। अब देखो, फिर तो ये तो हमें पता ही है, इन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए थे पी के, जिनमें 7 डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स थे जिनकी ऑपोजिट ट्रेट्स थी। और ये वाला जो आपका डायग्राम साइड में गिवन है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है। ये आपको रिमेंबर, ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन सा सीड शेप में कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है एंड कौन सा रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है। सीड कलर कौन सा डोमिनेंट है मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ और सिर्फ जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सारे याद रहते हैं, कंफ्यूजन होती है इस वाले में, सीड कलर में। सीड कलर क्या होता है, हमें लगता है कि डोमिनेंट वाला ग्रीन है, बट एक्चुअली डोमिनेंट वाला येलो है। येलो क्यों है? बेसिकली डोमिनेंट ट्रेट सीड, इसकी जो सीड कलर की होती है वो है येलो, बट हमें ज़्यादातर ग्रीन देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि हम लोगों ने अपने हिसाब से क्रॉसिंग ओवर करवा के रिसेसिव वाले को ज़्यादा कर लिया, कि मतलब हर जगह कॉमन कर लिया कि ज़्यादा हमें वही दिखता है, बट एक्चुअली डोमिनेंट रेट सीड कलर की येलो ही है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। इन्होंने अपने जीन्स को क्या बोला, फैक्टर्स, क्योंकि उस टाइम तक जीन्स जो है वो डिस्कवर ही नहीं हुए थे, तो इन्होंने जीन्स को नाम दिया फैक्टर्स, एंड लेटर ऑन जब बाद में स्टडीज हुई तो फैक्टर्स को ही फिर बाद में जीन्स माना गया। और इन्होंने बोला कि ये जो फैक्टर्स हैं यही है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हो जाते हैं पास। अच्छा, जीन्स क्या होते हैं फिर? तो जीन्स होते हैं वो बेसिकली, जीन्स क्या करते हैं, कोड करते हैं पेयर ऑफ ऑपोजिट ट्रेट्स के लिए, हमें पता है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स होंगे तभी तो वो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। कोई तो लॉन्ग स्टेम हाइट के लिए कर रहा है यानी कि टॉल स्टेम हाइट के लिए, कोई डॉर्फ के लिए कर रहा है, कोई पिंक फ्लावर के लिए कर रहा है, कोई वाइट फ्लावर के लिए कर रहा है। तो यानी कि जीन टाइप तो एक ही है बट फॉर्म ऑफ जीन अलग है। तो वो जो जीन है वो कंट्रोल तो सीड शेप को ही करेगी, बट कोई फॉर्म तो उसकी राउंड को कर देगी और कोई फॉर्म ऑफ जीन रिंकल्ड को कोड कर देगी। तो ये जो अलग अलग फॉर्म है इनको हम बोलते हैं अलील। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अलील्स में से एक तो होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। तो जो डोमिनेंट होता है वो, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि अगर कोई डोमिनेंट अलील है तो वो क्या करता है, वो रिसेसिव अलील के ऊपर अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। मतलब अगर कोई हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन है, ठीक है, तो क्या होगा, हेट्रोजाइगोट में क्या होगा, हमें डोमिनेंट अलील ही दिखेगा, जो डोमिनेंट अलील लेकर जा रहा होगा अपने साथ ट्रेट हमें वही दिखेगा, है ना।
अब देखो, जैसे अगर हमने, ये वही है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अभी हम आगे देखने वाले हैं, जैसे कि हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ पेरेंट्स को जब हमने क्रॉस करवाई तो हमें सभी टॉल मिले। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि भाई हमने डॉर्फ भी तो किए थे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि डॉर्फ के जो जीन्स हैं वो कहीं गायब हो गए, नहीं, क्रॉसिंग तो दोनों के साथ में हुई थी। तो फिर हमें सिर्फ टॉल क्यों दिखा? हमें सिर्फ टॉल इसीलिए दिखा क्योंकि कुछ के पास क्या चला गया था, कुछ के जो ये हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन बनी थी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली, उसमें कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया ओवर स्मॉल टी और अपने ट्रेट को डोमिनेंटली शो कर दिया इन द फिनोटाइप। आई होप ये समझ आया होगा। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जब इन दोनों के बीच में क्रॉस हुई, हमें कैपिटल टी स्मॉल टी का पेरेंट मिला और उसमें जो कैपिटल टी था वो था डोमिनेंट, तो उसने अपनी डोमिनेंसी दिखा दी। और वो कौन सा ट्रेट कैरी कर रहा है? वो टॉल ट्रेट कैरी कर रहा है, तो उसने प्लांट की स्टेम हाइट को कर दिया टॉल। तो ये भी पूछा जाता है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो हमें कहाँ से मिला, मतलब मेंडल ने वो कहाँ, कौन से एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कंक्लूड किया था वो करा था इन्होंने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है कि जब मियोसिस होता है, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन में, 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसमें पूरा सेल डिवीजन को बताया जाता है कैसे कैसे डिवीजन होता है। तो ये बोल रहा है, देखो हमें पता ही है कि गैमीट किससे बनते हैं, गैमीट मियोसिस से बनते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो अलील होता है, हर एक अलील मियोसिस के टाइम पे जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा होता है तो हर एक अलील हो जाता है एक दूसरे से सेपरेट, और इसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती कैरेक्टर्स की। हर एक क्या होता है, अलग अलग गैमीट्स के पास अलग अलग अलील चला जाता है। और जो होमोजाइगोट्स होते हैं वो सिर्फ एक ही तरह का गैमीट बनाते हैं, और जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं वो अलग अलग तरह का गैमीट बनाते हैं। कॉमन सेंस है भाई। एक बात बताओ, अगर कोई होमोजाइगोट है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी है और मैं बोल रही हूँ इसके गैमीट बनाओ, तो इसका गैमीट तो वही बनेगा ना, भले ही 2 बनेंगे बट वो टी और टी ही होगा। आगे 4 बनेंगे तो चारों भी तो कैपिटल टी ही होंगे। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास हो जाए हेट्रोजाइगोटिक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसमें जब सेग्रीगेशन होगा तो मुझे अलग अलग अलील्स मिलेंगे, है ना। कैपिटल टी अलग सेग्रीगेट हो जाएगा, अलग गैमीट में चला जाएगा, स्मॉल टी अलग गैमीट में चला जाएगा। तो हेट्रोजाइगोट्स, वही इन्होंने बोला है कि हेट्रोजाइगोट जो है वो अलग अलग तरह के गैमीट्स बनाते हैं और होमोजाइगोट एक ही तरह का गैमीट बनाता है। आगे देखें, अगर हम, ये मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों लगाया है यहाँ पे, आपको डोमिनेंस वाला जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, एंड यहाँ पर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी थोड़ा सा समझ लेंगे। देखो आपकी बुक में जो गिवन है और नॉर्मली भी जो हम पढ़ते हैं वो स्टेम हाइट वाला पढ़ते हैं, टॉल एंड डॉर्फ। इसमें तो मैं थोड़ा सा अलग ले आई, इसमें हम ना पॉड के ऊपर कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ग्रीन पॉड जो होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट, एंड येलो वाला जो होता है वो होता है रिसेसिव। तो हमने क्या करा, हमने करा दी इनकी क्रॉसिंग। तो ये था ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन पॉड और ये था ट्रू ब्रीडिंग येलो पॉड। तो देखो मुझे क्या मिल गए, चारों कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी। अब इन सब का कलर आप नोटिस करो, ग्रीन है, इसका भी कलर ग्रीन, इसका भी कलर ग्रीन, इसका भी कलर ग्रीन और इसका भी कलर ग्रीन। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो ऐसा तो है नहीं कि जब हमने क्रॉसिंग कराई तो ये कैपिटल जी कहीं गायब हो गया, नॉट पॉसिबल, गया तो है ये इसके पास। तो अगर ये गया तो फिर इसने एक्सप्रेस क्यों नहीं किया? इसका मतलब कि जो ये वाला कैरेक्टर था ना, ये था डोमिनेंट, और इसने अपने आप की जो डोमिनेंस है वो रिसेसिव वाले यानी कि इस वाले जीन के ऊपर दिखा दी और इसको एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया, और ये खुद एक्सप्रेस हो गया। यहाँ से हमें पता चला लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है कि जो अलील्स हैं अलग अलग ट्रेट्स के, ठीक है, अलग अलग ट्रेट्स के जो अलील्स हैं वो ना इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंटली इनहेरिट मतलब होना कि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। मतलब अगर एक मेरे पास जीन है और हमें पता है कि एक जीन पे अलग अलग तरह के अलील्स होते हैं, तो ये बोल रहा है कि अलील्स जो हैं वो जब इनहेरिट होंगे तो वो डिपेंड नहीं करेंगे कि भाई अगर जीन पे से डोमिनेंट वाला जा रहा है
तो अब इस जीन पे से भी डोमिनेंट वाला जाएगा, या इस क्रोमोसोम पे से भी डोमिनेंट वाला एलील जाएगा। ऐसा नहीं होता, इसका कहना ये है। बट आगे जाके थोड़ा सा डिसमिस हो जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो एलील्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि अब आ जाती है आगे लिंकेज, और वो भी हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए आप अपने डाईहाइब्रिड क्रॉस पे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसी का एक कंक्लूजन है डाईहाइब्रिड क्रॉस का। तो ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है, आपको पता ही है। इसमें क्या हम दो कैरेक्टर्स को ले लेते हैं, इसीलिए से डाईहाइब्रिड क्रॉस बोल देते हैं। ये येलो और राउंड सीड है, दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड है, तो हमें डोमिनेंट वाला ही मिलेगा, बट ये हेट्रोजाइगोटिक होगा, राइट। तो अब क्या हुआ, ये हमारी पेरेंटल जनरेशन थी, ये F1 थी, इसकी फिनोटाइप क्या है F1 जनरेशन की, राउंड एंड येलो। फिर हमने इनकी आपस में क्रॉसिंग कराई, इनके गेमीट्स बना के, एंड हमें जो F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो मिला वो था कुछ ऐसा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम टेस्ट क्रॉस पे। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, देखो ये ना एक ऐसे तरह का क्रॉस होता है, जैसे अगर मुझे नहीं पता कि मेरे सामने एक प्लांट है जो कि टॉल है, अब मुझे नहीं पता कि वो हेट्रोजाइगोटिक टॉल है या फिर वो होमोजाइगोटिक टॉल है, मतलब उसके पास जो अलील्स हैं वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्योंकि होते तो दोनों टॉल है। तो मेरे को टेस्ट करना है, मेरे को पता करना है कि एक मेरे पास प्लांट है, उसका जीनोटाइप अननोन है और मुझे उसका जीनोटाइप निकालना है। तो ऐसे जब मैं जीनोटाइप को फाइंड करने के लिए क्रॉस करती हूँ, तो उस तरह के क्रॉस को हम बोल देते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे ऐसा कुछ करना है कि मेरे पास एक ऐसा टॉल है और मुझे पता चलाना है कि इसके पास जो अलील्स हैं वो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो मैं क्या करूँगी, रिसेसिव वाले पेरेंट के साथ क्या करा दूंगी, उसका क्रॉस करवा दूंगी, एंड मुझे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपकी बुक में ऐसा एक क्रॉस टेस्ट क्रॉस भी गिवन है, अब हम उसको देखते हैं। देखो ये सब उसी के बारे में लिखा है कि इफ द phenotype of offspring shows only the dominant trait then the parent plant was homozygote। मैंने आपसे क्या बोला कि आप रिसेसिव वाले के साथ, जो रिसेसिव होमोजाइगोट है ना, आप उसके साथ क्रॉस करवा दो पता करने के लिए। अगर सारे आ गए डोमिनेंट ट्रेट वाले, मतलब सारे ही टॉल आ गए, तो आप समझ जाओ अगर सारे टॉल है कि इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि हर एक ने क्या करा होगा, रिसेसिव के ऊपर अपने आप को डोमिनेट कर लिया, यानी कि ये वाला जो प्लांट था ना वो होमोजाइगोटिक टॉल था। लेकिन अगर उसमें कुछ छोटे यानी कि डॉर्फ प्लांट्स भी आए हैं, तो आप समझ जाइए अगर उसमें छोटे आए हैं यानी कि तभी आए ना जब उसके पास दोनों प्रेजेंट थे, कैपिटल टी भी था जब उसके पास और उसके पास स्मॉल टी भी था, तभी तो केस बनता है कि कैपिटल टी भी बन जाए, डॉर्फ बन जाए। तो यानी कि वो कैसा था, होमोजाइगोटिक हेट्रोजाइगोटिक था, ठीक है जी। ये है आपका वो वाला टेस्ट क्रॉस जिसकी मैं बात कर रही थी। देखो अब इसको समझते हैं। अब मुझे पता चलाना है कि ना ये वाला जो है ये वायलेट कलर है, ठीक है। हमें पता है कि फ्लावर कलर में डोमिनेंट होता है आपका वायलेट एंड रिसेसिव होता है आपका वाइट। अब मुझे पता कराना है कि ना ये वाला जो है ये होमोजाइगोटिक है या ये हेट्रोजाइगोटिक है, ठीक है, हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। अब मैंने क्या बोला, जब भी हमें ऐसे पता करना हो ना तो रिसेसिव पेरेंट के साथ करा दो क्रॉस, हमने करा दी। अब देखो इस केस में क्या हुआ, मुझे सारे के सारे वायलेट मिले, तो मैं समझ गई कि जो अननोन फ्लावर है ना वो होमोजाइगस है, तभी तो उसने डोमिनेट कर लिया हर जगह। अब यहाँ पे क्या हुआ, 50% यानी कि 1:1 रेशियो मिल गया मुझे, है ना, 1:1 का रेशियो मिल गया। 50% तो मेरे पास वायलेट आ गए, 50% मेरे पास वाइट आ गए। तो अब यहाँ से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि जो अननोन फ्लावर था ना वो हेट्रोजाइगस था, तभी तो ऐसी कंडीशंस बनी कि मेरे पास रिसेसिव ट्रेट भी आ गया, ठीक है। तो ये था आपका टेस्ट क्रॉस। अब हम पढ़ते हैं नया फिनोमेना। यहाँ तक तो थोड़ा थोड़ा आप सभी को आइडिया होगा क्योंकि 10th में भी इतना पढ़ते ही हैं। अब आएंगी आपकी नई चीजें। तो पहली जो नई चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो नाम से समझने की कोशिश करो, जैसे कि मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले ये सारी चीजें पढ़ी हैं, जैसे मैंने पढ़ी है वैसे ही मैं आपको बताऊंगी। सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि काफी सारी चीजें आएंगी अभी आगे, तो मेरे हिसाब से ना क्या करो, नाम से समझने की कोशिश करो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या बताना चाह रहा है ये, कि मतलब डोमिनेंस तो हो रही है बट पूरी तरह से डोमिनेट नहीं हो पा रहा,
इनकम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा है वो। तो अब आप समझ जाओ कि जो डोमिनेटिंग होगा ना वो अपने आप को पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाएगा। अच्छा कैसे, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। When neither of the two alleles is dominant and the phenotype of the heterozygote does not resemble any of the parents, the heterozygote expresses intermediate or a mixture of two parents trait. तो ये बोल रहा है कि जब आपके दो अलील्स, दोनों में से कोई भी अलील डोमिनेंट है ही नहीं, ठीक है, और जो फिनोटाइप आया है ना हेट्रोजाइगोट का, वो एक भी पेरेंट से मैच नहीं कर रहा है। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर हमने टॉल और डॉल्फ की करा दी, क्या हमने करा दी उनकी क्रॉसिंग, तो हमें या तो सारे टॉल मिलते थे या फिर कुछ टॉल कुछ आपके डॉल्फ मिलते थे, तो वो पेरेंट से रिजेंबल कर रहे थे ना। इस केस में क्या हुआ कि जब हमने क्रॉसिंग कराई तो दोनों में से पहली बात तो कोई भी डोमिनेट किया ही नहीं, और जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आया वो दोनों पेरेंट्स में से किसी से मैच ही नहीं कर रहा था। और इसका एग्जाम्पल है आपका स्नैपड्रैगन, जिसे हम डॉग फ्लावर भी बोल देते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है एंटरहिनम। तो इसमें क्या हुआ, इनमें क्या किया हमने एक रेड फ्लावर को लिया, ट्रू रेड फ्लावर लिया और ट्रू व्हाइट फ्लावर लिया, ठीक है। जब हमने उनकी क्रॉसिंग कराई ना तो एक ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर आ गया, पिंक कलर का फ्लावर हमें दिख गया। तो जब हमने उस पिंक कलर ऑफ फ्लावर, क्योंकि फिर हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, जब हमने उस पिंक वाले की सेल्फ पॉलिनेशन कराई तो हमें जो रेशियो मिला, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों सेम रेशियोज मिल गए, 1:2:1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सा आपका प्रोसेस है जिसमें हमें जो जीनोटिपिक रेशियो होता है और जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो सेम मिलता है। क्योंकि एज यू नो आपका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस भी होता है एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी होता है, इनके जो रेशियो होते हैं फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, ये हमेशा डिफरेंट होते हैं, है ना। बट ये आपका अकेला ऐसा प्रोसेस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसमें आपका जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आता है दे रिमेन द सेम, विच इज 1:2:1। देख लेते हैं क्या क्रॉस थी। ये आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये है हमारी पेरेंटल जनरेशन। जैसा कि मैंने बोला, हमने लिया रेड फ्लावर, हमने लिया व्हाइट फ्लावर, इनके कर लिए हमने गैमीट्स अलग। जैसे ही हमने इनके गैमीट्स अलग करके इनकी क्रॉसिंग कराई तो हमें मिले सारे के सारे पिंक कलर के फ्लावर्स। अब हमने इन पिंक कलर के फ्लावर्स की करा दी क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराई तो देखो जो जितने भी आपके हेट्रोजाइगोट्स है ना, आप ध्यान से देखो, ये भी आपका हेट्रोजाइगोट है, ये भी आपका हेट्रोजाइगोट है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचूं तो रेड वाला होना चाहिए था डोमिनेटिंग, और ये वाले जो हेट्रोजाइगोट्स है ना, ये आपके किस कलर के आने चाहिए थे, आपके रेड कलर के आने चाहिए थे। बट नहीं, ये किस कलर के है, ये पिंक कलर के है, क्योंकि यहाँ पर जो रेड कलर वाला है ना वो अपने आप को कम्प्लीटली डोमिनेट ही नहीं कर पाया, इसीलिए हमने इसको बोल दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है जी। अब देखो तो यहाँ ये वाले जितने भी हेट्रोजाइगोट्स हैं उनका कलर क्या आ रहा है, पिंक, ठीक है। और कैपिटल आर तो आपका रेड है ही, और स्मॉल आर आपका व्हाइट है। अब देखो जैसी इनकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे इनकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, वैसे ही इनकी फिनोटाइप भी तो अलग है ना। दिखना तो ये रेड चाहिए था बट ये पिंक दिख रहा है, तो इसका फिनोटाइप भी तो अलग हो गया ना। इसीलिए इनका फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम आ गया, क्योंकि जेनेटिक फ्रेम अलग होते ही इनका फिनोटाइप भी चेंज हो रहा है। जबकि प्रीवियस केसेस में ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर जीनोटाइप चेंज हो रहा है तो फिनोटाइप भी चेंज हो जाए, क्योंकि हमने हेट्रोजाइगोटिक और होमोजाइगोटिक कंडीशंस तो देखी ही है। ठीक है, तो यही याद रखना प्लीज। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि बता दो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम रहता है। वो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब हम पढ़ने वाले हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को आप ऐसे याद रख सकते हो, कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, मतलब ऐसे ये इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि आप किस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे मैंने भी बताया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को नाम से याद कर लो कि इनकम्प्लीट है, यानी कि ना कोई भी अपने आप को पूरी तरह से डोमिनेट कर ही नहीं पा रहा है, यानी कि हमें एक मिक्सचर मिलने वाला है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। कोडोमिनेंस को आप ऐसे याद कर लो कि ये ना कंप्लीट डोमिनेंस है, मतलब जितने अलील होंगे ना वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें एबीओ ब्लड ग्रुप में। ठीक है, याद रखना ह्यूमंस में जो ये हमारा ब्लड ग्रुप होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, ये कौन कंट्रोल करता है, आई जीन कंट्रोल करता है। एंड आई जीन की 3 फॉर्म्स है, एंड मैंने क्या बोला था, फॉर्म्स ऑफ जीन को क्या बोलते हैं, अलील। तो जीन आई की 3 अलीलिक फॉर्म्स हैं, एक है आई ए,
एक है आई बी और एक है स्मॉल आई। ठीक है जी। अब ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, इन तीन में से कोई भी दो अलील्स आते हैं, साथ में जुड़ते हैं और अलग अलग शुगर पॉलीमर्स के लिए क्या करते हैं, कोड करते हैं आरबीसी की सरफेस पे, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। ओके, अब देखो जो आपका कैपिटल आई है, ये जो आपका आई ए है और आई बी है, ये दोनों है डोमिनेटिंग। ठीक है, और जो स्मॉल आई है ये क्या है, ये होता है रिसेसिव। मैंने बोला ना कि कंप्लीट डोमिनेंस मतलब कि डोमिनेटिंग होंगे दो कैरेक्टर्स। देखो यहाँ पर आपका आई ए डोमिनेटिंग है एंड आपका आई बी डोमिनेटिंग है, और जो स्मॉल आई है वो है आपका रिसेसिव। तो वही लिखा है कि यहाँ पर आई ए और आई बी क्या है, को डोमिनेंट है, और ये एक दूसरे को मतलब ये एक साथ क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ये एक टेबल है। अब देखो कैसे हम बताएंगे, अगर हमें जीनोटाइप दे दिया और पूछ लिया कि बताओ ब्लड टाइप क्या है। मैंने आपको बोला देखो ये तो आई ए है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो ए ही आएगा। अब अगर ऐसा आ गया कि एक तो आई ए हो गया और एक आई बी हो गया, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ना ये दोनों डोमिनेटिंग है, ये पता नहीं मैंने क्या कर दिया बट कोई बात नहीं। मैंने अभी भी आपको बताया कि ना ये दोनों डोमिनेटिंग है, तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे, ए बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब देखो इसमें क्या है, आई ए एंड स्मॉल आई। मैंने आपको अभी भी क्या बोला कि जो स्मॉल आई है ना वो रिसेसिव है, तो रिसेसिव के साथ तो हमेशा से अत्याचार होता हुआ आया है। यहाँ पर सिर्फ अपने आप को कौन दिखा देगा, ए। तो ऐसा जब भी आपको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिख जाए समझ जाना ब्लड ग्रुप ए है। अब देखो आई बी है, दोनों डोमिनेटिंग है तो बी ही होगा। आई बी स्मॉल आई है, फिर से स्मॉल आई के साथ हो जाएगा अत्याचार और बी अपने आप को कर देगा यहाँ पर बी एक्सप्रेस और ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। इन दिस केस दोनों क्या है, स्मॉल स्मॉल है। यही तो एक कंडीशन है जिसमें बेचारे आई को अपनी थोड़ी सी वैल्यू दिखेगी कि मैं भी हूँ इस संसार में, तो तब इस केस में ही आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ओ। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाई थी मेंडल के बारे में, कि इनका जो काम था ना उसको ज़्यादा क्रेडिट नहीं किया गया था, इसको ज़्यादा मतलब ऑनर नहीं किया गया था, काफ़ी सारे रीजंस की वजह से, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब 1900 तक जो आपका मेंडल का काम था उसको कुछ इतनी वैल्यू नहीं मिली। फिर 1902 में क्या हुआ कि आपके कुछ साइंटिस्ट आए। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने रीडिस्कवर करा इनके काम को, मेंडल के काम को। कैसे रीडिस्कवर करा, विद द हेल्प ऑफ जो हाई पावर हमारे माइक्रोस्कोप से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके, और उनको ऑनर किया कि मेंडल ने जो भी बातें कही थी वो काफी हद तक सही थी। ठीक है, फिर आई हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दो साइंटिस्ट ने मिलकर ली थी, बनाई थी, विच वाज योर सोटॉन एंड बोवेरी। तो इन्होंने क्या करा, मेंडल की ऑब्जर्वेशंस को ही यूज करके बोला कि जो क्रोमोसोम है वो होते हैं कैरियर ऑफ जीन्स। मतलब देखो अभी तक हमने, मेंडल ने क्या बोला था कि जो फैक्टर्स हैं जिन्हें हमने बाद में जीन्स बोला, यही वो हैं जो कि ना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती हैं और कैरेक्टर्स को क्या कर देती हैं या ट्रेट्स को क्या कर देती है, ट्रांसफर। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने सेम चीजें बोली जो जो जीन के बारे में मेंडल ने कही थी। बस इन्होंने ये बोला कि जो क्रोमोसोम है ना वो पैरेलली बिहेव करते हैं विद जीन्स, मतलब जैसा जीन्स बिहेव करती हैं वैसा ही क्रोमोसोम्स भी बिहेव करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जीन्स है ना ये क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है, तो अगर जीन्स कहीं जाएंगी तो जीन्स जिन पर प्रेजेंट है वो उनको भी अपने साथ लेकर जाएगी, यानी कि क्रोमोसोम्स को। तो जितनी बातें इन्होंने बोली कि भाई सेग्रीगेट होते हैं, तो हाँ जी क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट होते हैं, डोमिनेटिंग, ठीक है, क्रोमोसोम्स भी डोमिनेटिंग या रिसेसिव होते हैं, तो वही सारी बातें इन्होंने अपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में रख दी। ठीक है, वही सब इसमें लिखा हुआ है। बाकी ये मतलब उन्हीं लॉज को इन्होंने अपने इसमें यूज कर लिया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, मॉर्गन। एक साइंटिस्ट आए, थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने क्या करा, इन्होंने फ्रूट फ्लाइज पर काम करा, जिन्हें हम साइंटिफिकली बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रूफ किया कि मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूफ किसने किया था, एक्सपेरिमेंटली। तो प्रूफ किया था आपके थॉमस हंट मॉर्गन ने। कैसे किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। एक्सपेरिमेंट वैसा ही था जैसा मेंडल ने किया था, बस मेंडल ने पी प्लांट्स पर किया था और इन्होंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर किया था।
अच्छा, जैसे पी प्लांट्स के लिए भी पूछा जाता था 10th में जब हम थे कि बताइए इन्होंने क्यों यूज किया पी प्लांट को, इतने सारे प्लांट है तब भी पी को ही क्यों यूज करा। तो हमने देखा था कि बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स हैं, और क्या देखा था हमने हमने देखा था कि इनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, ब्रीड जब हम कराते हैं तो हमें काफी सारी ऑफस्प्रिंग मिल जाती है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि बताओ इतने सारे ऑर्गेनिजम्स थे फिर भी इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही क्यों यूज किया। वही रीजंस रख दो, इनका ना शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं और ना काफी सारे ऑफस्प्रिंग बना देते हैं। तीसरा कि इनके पास ना जो मतलब ये उतना सही नहीं है, मैं आपको एनसीईआरटी का बताती हूँ, इसे आप छोड़ दो, मैं आपको बताती हूँ एनसीईआरटी का। तो क्या होता है कि ये ना सिंथेटिक मीडियम पे भी ग्रो कर जाते हैं, मतलब अगर हमारे पास नहीं हम इनको दे पा रहे वो चीज़ें कि हम ब्रीडिंग नहीं करा पा रहे, तो हम सिंथेटिकली भी इनको ग्रो कर सकते हैं। और एक चीज़ ना कि हम इनके जो सेक्स है उनको भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है, मेल जो होता है वो छोटा होता है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से कौन मेल है कौन फीमेल है, इसीलिए इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को यूज किया था। अब ये एक आपका बुक का ही डायग्राम है, हम इस पर बाद में आएंगे, पहले हमें समझनी पड़ेगी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, जो कि मैं चैप्टर से स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि आपको आगे जाके मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो देखिए लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, याद रखना कि इसी लिंकेज की वजह से ही आपका जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो फेल हो गया था। ठीक है, देखो मैं बताती हूँ लिंकेज क्या होता है। जैसे कि आप एक चीज सोचो कि ये ना आपके पास एक जीन है, ठीक है, थोड़ा गंदा बन रहा है, जस्ट इग्नोर इट प्लीज। ये आपका सपोज एक जीन है, छोटू सा, ये बड़ा गंदा बना है, बट प्लीज आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। अब ये जीन तो हो गया आपके पास। अब सपोज मैं बोल रही हूँ कि एक अलील ना इस पर, या सपोज एक क्रोमोसोम है, जीन छोड़ो, ये क्रोमोसोम है और इस पे ना एक जीन तो यहाँ है, एक जीन इस पर यहाँ है, ठीक है, ठीक है। और अब आपका एक जीन आपका इसका यहाँ है और एक जीन इसका यहाँ है, ठीक है, ये क्रोमोसोम का सेगमेंट है और यहाँ हमने 4 जीन्स को एलोकेट कर लिया। अब देखो अब होगा क्या, मैं आपसे एक बात बोल रही हूँ कि ना आप नोटिस करो, हमने यहाँ पे 4 जीन बना लिए, एक ये, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है जी, ये हमारे 4 यहाँ पे जीन है। अच्छा अब आप एक चीज देखो, ये वाला जीन और ये वाला जीन कितना दूर है, ए और डी कितना दूर है, बी और सी कितना दूर है ना, बी और डी भी कितना दूर है। पर अगर मैं बात करूं ए और बी की, ये कितने पास पास है, कितने टाइटली लिंक्ड है, सी और डी कितने पास हैं आपस में, पर डी ए से बहुत दूर है, डी बी से भी बहुत दूर है, सी बी से बहुत दूर है, सी ए से भी बहुत दूर है। तो मैं इन सारी चीजों से क्या कहना चाह रही हूँ, अब अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, एक है आपका बेस्ट फ्रेंड, जिसे हम बोलते हैं कि दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब क्या है कि उसके होने ना होने से आपको फर्क पड़ेगा। आप ऐसा बोलते हो, जैसे स्कूल में भी हम क्या करते हैं कि अगर हम एक दिन पहले अपने दोस्त से पूछते हैं कि क्या तुम कल आ रहे हो, अगर उसने बोला हाँ मैं आ रहा हूँ तो चलो ठीक है हम भी चलते हैं, तो जहाँ हमारा दोस्त जा रहा है वहां हम भी जा रहे हैं। हम जब स्कूल में भी साथ में होते हैं, तो अगर हमें पानी पीने जाना है, हमें कुछ भी करने जाना है, हम अगर खेल भी रहे हैं तो भी हम साथ में, मतलब, और कई बार तो जो ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं उनका ना स्कूल में फेमस भी हो जाता है कि मतलब जहाँ एक जाएगा वहां दूसरा ही जाएगा। तो ये आपके बीच का लिंक हो गया, आपके बीच का एक आप कह सकते हो एक आपका इमोशनल बॉन्ड हो गया, जिसने आप दोनों को साथ में लिंक किया हुआ है, जोड़ा हुआ है।
है ना। वैसे तो हर एक स्टूडेंट इंडिपेंडेंट है, जो जहाँ चाहे वहां जा सकता है, बट आपके बीच में एक फोर्स है ना, एक बॉन्ड है, जिसकी वजह से जहाँ आपका फ्रेंड जाता है वहां आप चले जाते हो। तो ये आपके बीच का एक फिजिकल एसोसिएशन हो गई, एक लिंक हो गया, एक इमोशनल बॉन्ड हो गया, राइट। वहीं पर आपके और भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स छोड़ो आपके क्लासमेट्स भी हैं। ऐसा तो नहीं है अगर आपका कोई एक क्लासमेट कहीं जा रहा है तो आप भी उसके साथ साथ जाओगे, या फिर अगर आपकी पूरी क्लास आ रही है आप तभी स्कूल जाओगे, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ आप अपने बेस्ट फ्रेंड पर ही तो रिलाय करते हो कि अगर वो जा रहा है तो ही मैं जाऊंगा, राइट। तो ऐप ये होती है आपका एक लिंकेज, कि आपका किससे कितना लिंक है। हमारा जिससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक होगा हम उसके ऊपर डिपेंड करने लग जाएंगे, ठीक है। जिससे ज्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, मेरा मतलब हम बोलते हैं ना कि यार मेरा मूड खराब कर दिया इसने, मेरी उससे बात नहीं हो रही, इस वजह से मेरा मूड खराब है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपका मूड दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है? बिकॉज आप लिंक्ड हो उससे, राइट। आप बहुत ही स्ट्रांगली लिंक्ड हो किसी से, इस वजह से आपके मूड, आपका जो भी आपकी चीजें हैं वो उस पर डिपेंड कर रही हैं। वहीं पर ऐसा तो नहीं है अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा रो रहा है तो आपको भी रोना आने लग जाएगा। मैं नहीं बोल रही कि आप इमोशनली बहुत बुरे हैं या फिर आपके अंदर दया भाव नहीं है, मैं मतलब एक बात कह रही हूँ, वहीं पे आपका एक फ्रेंड रो रहा है तो आप ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, सिंपल। तो यहाँ बात आती है लिंकेज की। तो जो अगर हम किसी से दूर है, हमारा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, तो वो जहाँ जाएगा मैं क्यों वहां जाऊं, हम इंडिपेंडेंट है, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, वो कुछ भी कर रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। बट वहीं पे अगर मेरा कोई क्लोज्ड वन है, ठीक है, और वो कुछ भी कर रहा है, मैं बहुत क्लोज हूँ उसके, तो फिर मेरे को फर्क पड़ेगा, बिकॉज वी आर लिंक्ड। तो यही वाली बात आ जाती है, जैसा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने कहा था कि जो अलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, उन्हें नहीं फर्क पड़ता किसी और अलील से। यहाँ पर वो आके फेल हो जाती है। अगर कोई अलील या कोई जीन्स आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड है, बहुत पास है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो वो एक दूसरे पर डिपेंड करने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा होने लग जाता है कि अगर ए जाएगा ना तो बी भी जाएगा। हाँ, बट अगर ऐसा नहीं होगा, अगर जो लिंकेज है वो कम है, जो डिस्टेंस है दो अलील के बीच का वो दूर है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपका बिल्कुल वैलिड होता है। कैसे? देखो, जैसे जरूरी नहीं है कि अगर ए गया तो डी भी जाएगा, अगर ए गया तो सी भी जाएगा, नहीं। बट हाँ, अगर ए गया तो बी भी जाएगा, अगर सी गया तो डी भी जाएगा, क्योंकि बहुत क्लोजली लिंक्ड है, बहुत पास है, तो एक दूसरे पर डिपेंड करने लग जाएंगे। ये होता है लिंकेज। वही लिखा हुआ है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम इज नोन एज लिंकेज। तो जीन्स का एसोसिएशन किस तरह से, जो जीन्स है वो लोकेटेड है एक क्रोमोसोम पर, उसको हम बोलते हैं लिंकेज। यहीं से हमारी दो तरह की लिंकेज बन जाती है, टाइटली लिंकेज या फिर टाइटली लिंक्ड, और आपका एक होता है लूजली लिंक्ड। टाइटली लिंक्ड मतलब अगर दो जीन्स का जो स्पेस है, डिस्टेंस है, वो बहुत कम है तो मतलब वो टाइटली लिंक्ड है, अगर बहुत ज्यादा है तो वो लूजली लिंक्ड है, ठीक है। अब क्या लिखा है, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस if the two genes are tightly linked or present on the same chromosome, the parental chromosome is more prevalent and the non-parental combination or recombinant। अच्छा, देखो, इन्होंने बोला कि अगर हम एक डाइहाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं और जो दो जीन्स है ना वो साथ में बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड है। अब देखो, अगर जीन्स साथ में टाइटली लिंक्ड होंगी तो यानी कि वो साथ में ट्रैवल करेंगी। अगर वो साथ में ट्रैवल करेंगी तो ऐसी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग आया है, यानी कि जो रिकॉम्बिनेशन बना है, जो रिकॉम्बिनेंट आया है, वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करे पेरेंट्स से। पेरेंट्स से क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के ही ज्यादातर लिंक्ड वाले साथ में आ गए, तो यानी कि पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन यहाँ पर ज्यादा बनेगा। और रिकॉम्बिनेशन टाइप जो बनेगा, रिकॉम्बिनेशन तो हुआ ही नहीं ना, नए कॉम्बिनेशंस कहाँ बने? जब लिंकेज इतनी ज्यादा है और वो साथ साथ में ही मूव कर रहे हैं, जैसे वो वहां पेरेंट में थे वैसे ही वो ऑफस्प्रिंग में आ गए, तो एक नया कॉम्बिनेशन कहाँ बना? ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही है। तो इन्होंने यही बोला कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा होगा और जो नॉन पेरेंटल वाला है या फिर रिकॉम्बिनेशन है वो कम होगा, ठीक है। आगे लिखा है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ जीन्स। मोर द डिस्टेंस ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दोनों किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि जो पेयर ऑफ जीन्स है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टेंस, ऑब्वियसली जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम लिंकेज होगी।
जितना ज्यादा दो लोग एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होंगे, उतना ही वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे ना। अगर उसको जाना है तो वो चला जाएगा, वो नहीं पूछेगा उससे, क्योंकि उसका वो बॉन्ड है ही नहीं दूसरे बंदे से, राइट। तो जो लोग जितना ज्यादा दूर होंगे वो उतने ही ज्यादा एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। जो जितना ज्यादा पास होंगे वो उतना दूसरे पर डिपेंड करेंगे। तो उन्होंने वही बोला, जितना ज्यादा दो जीन्स, अ पेयर ऑफ जीन्स जितने ज्यादा दूर होंगे उतने ही ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा दिया हुआ है, समझ भी नहीं आता है। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था मुझे भी कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशन गिवन नहीं है और एक्सप्लेनेशन भी कुछ इतनी वो नहीं। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, मार्क माय वर्ड्स, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बट एक्सप्लेनेशन उतनी नहीं दी हुई। बुक भले ही पतली सी लगती है, बट एनसीईआरटी के एक एक लाइन के बहुत लंबे लंबे एक्सप्लेनेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, बहुत ईजी है। थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इट इज़ वेरी इजी। अपने आप से चीज़ों को लिंक करके पढ़ें, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब ये वाला हम डायग्राम समझ सकते हैं। देखो इसमें क्या है ना, जब थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने पहले लिया ये वाला कैरेक्टर, आपका येलो एंड वाइट। येलो मेरे ख्याल से इनका बॉडी कलर था एंड वाइट इनका आई कलर था, ठीक है। और मतलब ये वाला था इनका रिसेसिव ट्रेट और ये वाला था डोमिनेंट। मैं आपको बता दूं, जैसे जो मेंडल थे उन्होंने कैसे यूज किया था डोमिनेंट वाले को, उन्होंने ना कैपिटल में लिख दिया था, मतलब अगर कोई डोमिनेंट है तो कैपिटल, और अगर रिसेसिव है तो उन्होंने स्मॉल टी लिख, मतलब स्मॉल लेटर लिख दिया था। थॉमस एंड मॉर्गन ने थोड़ा सा डिफरेंट किया, इन्होंने लेटर तो सेम रखे पर इन्होंने प्लस का साइन लगा दिया कि जो डोमिनेटिंग है उस पर हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। बस यही डिफरेंस था, बाकी सब सेम था। अब जब इन्होंने इन कैरेक्टर्स की क्या करी, आपस में इन पेरेंट्स की कर दी क्रॉसिंग, तो इन्हें एफ जनरेशन में कुछ ऐसा मिला, ठीक है। दोनों मतलब ये देखो, ये वाला था, इसके ऊपर आपके प्लस प्लस वाले भी आ गए, वाइल्ड टाइप भी आ गए, और यहाँ पर तो वाइल्ड टाइप वाले ही थे, मतलब ये मिल गया हमें। फिर जब इनकी क्रॉसिंग हुई तो हमें पेरेंटल टाइप तो 98.7% मिले और रिकॉम्बिनेंट टाइप बस हमें 1.3% मिले। तो इससे हमने ना एक कंक्लूजन निकाला, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट्स तो हमें बहुत कम मिले, पेरेंटल टाइप हमें बहुत ज्यादा मिले, यानी कि लिंकेज बहुत स्ट्रॉन्ग था। जो जीन्स थे वो आपस में बहुत ज्यादा पास लोकेटेड थे, वो इतने ज्यादा पास थे आपस में, इसीलिए ही तो पेरेंटल वाला इतना ज्यादा बन गया एंड रिकॉम्बिनेशन वाला बहुत कम बन गया। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यू में कि आपको बता देंगे कि हमने ना ऐसे ऐसे करके क्रॉस करा और हमें इतने तो पेरेंटल टाइप के मिल गए, इतने हमें रिकॉम्बिनेंट टाइप के मिल गए। तो अब हमें बताओ कि ये जो जीन्स थे ये आपस में टाइटली लिंक थे या लूजली लिंक थे। सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर रिकॉम्बिनेंट अच्छा खासा बन रहा है तो ऑब्वियसली वो लूजली लिंक्ड है, तभी तो रिकॉम्बिनेंट्स बन पा रहे हैं। लेकिन अगर कम है, काफी कम आपको रिकॉम्बिनेंट मिल रहा है, तो समझ जाइए कि भाई वो बहुत टाइटली लिंक्ड है, इस वजह से रिकॉम्बिनेंट्स नहीं मिल पाए। आई होप दिस टॉपिक इज क्रिस्टल क्लियर। अब आ जाते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। जैसा कि मैंने कहा भाई, नाम से चीजों को याद करो, ठीक है। बायो बोलते हैं इज ऑल अबाउट रेटाफिकेशन, बट इन माय केस देखो, ऑब्वियसली हर चीज आप नहीं नाम से याद कर सकते, कहीं कहीं हमें रट्टा बजाना पड़ता है, और सिर्फ बायो में ही रट्टा नहीं होता। मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। हम फिजिक्स के भी फॉर्मूले बहुत याद करते हैं, हम केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस याद करते हैं, इतने सारे रिएजेंट्स याद करते हैं, बहुत भाई बहुत पढ़ना पड़ता है, उसमें भी रटना पड़ता है एक्चुअली। तो अब हम इसके लिए मैं बात करूं बायो के लिए, तो देखो रटना तो हर जगह है, तो बायो नॉट ओनली बायो इज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन, बायो में भी चीजें समझ के करी जा सकती हैं। तो जितना समझ सको ना उतना समझने की तरफ जाया करें, आप प्लीज ज्यादा इन चीजों पे ना जाया करें कि चलो रट लेते हैं। अब जैसे मल्टीपल एलिलिज्म है, नाम से समझने की कोशिश करो। मल्टीपल एलिलिज्म मतलब कि दो या दो से ज्यादा अलील्स जब किसी ट्रेट को कंट्रोल कर रही हैं तो हम उसको बोल देते हैं, मतलब ट्रेट एक ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, तो ट्रेट तो एक ही है ना, बन तो ब्लड ग्रुप ही रहा है ना, बट 3 डिफरेंट तरह के अलील्स हैं जो कि इसको कंट्रोल कर रहे हैं।
IA, IB, I। वरना अधिकतर क्या होता है, 2 ही एलील्स होते हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेट को। तो जब 2 से ज्यादा कंट्रोल करने लग जाए उसको हम मल्टीपल एलीलिज्म बोल देते हैं। वही लिखा है, आगे आ जाओ। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नाम से याद करो इसको भी। देखो 2 चीजें ना साथ में रखना, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये 2 चीजें साथ में दी हुई है, एक तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी। देखो प्लियोट्रॉपी को ना आप नाम से याद नहीं कर सकते, ऐसे आपको याद ही नहीं रहेगा कि प्लियोट्रॉपी क्या है। तो इन 2 चीजों को साथ में याद रखना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आप नाम से याद कर सकते हैं, कैसे? देखो पॉलीजेनिक यानी कि जीन्स जो है ना वो ज्यादा यूज हो रही है। पॉली मतलब 2 से ज्यादा जीन्स इन्वॉल्व है। तो जब 2 से ज्यादा जीन्स एक ट्रेट को कंट्रोल करें तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एंड जस्ट इसका उल्टा होता है प्लियोट्रॉपी, यानी कि जब एक ही जीन 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, 2 से, है ना, उसको हम बोल देते हैं प्लियोट्रॉपी। तो अगर आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस याद है तो बस इतना याद रखना, पॉलीजेनिक मतलब 2 से ज्यादा जीन्स, 2 से ज्यादा जीन्स क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल कर रही है। एंड अगर मैं बात करूं प्लियोट्रॉपी के बारे में, तो प्लियोट्रॉपी इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यानी कि आपका एक ही जीन है बट वो कंट्रोल कर रहा है 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो वही सब इसमें लिखा है। एंड इसमें जो मेन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है एग्जांपल ऑफ योर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वो है आपका क्या, स्किन कलर। स्किन कलर जो है आपका 3 अलील्स मिलके कंट्रोल करते हैं, 3 जीन्स हैं आपके जो कि कंट्रोल करती हैं। एंड ह्यूमन की तो काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, देखो आई कलर, स्किन पिगमेंटेशन, हाइट, हेयर कलर। ठीक है, अब आ जाइए आप प्लियोट्रॉपी, एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया। इसका एग्जाम्पल है आपका फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया क्या होता है, अभी ये आगे भी डिजीजेस में आएगा, फिर भी पढ़ लेते हैं। फिनाइल कीटोनूरिया होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, एक सिंगल जीन म्यूटेशन होती है। अभी हम म्यूटेशन पढ़ेंगे क्या होता है। तो क्या होता है ना कि एक जीन है जो कि एक एंजाइम के लिए कोड करता है, जो कि है आपका फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम को एक जीन बनाता है, उस जीन में ना कुछ खराबी हो जाती है। अभी आप म्यूटेशन को ऐसे समझो कि कुछ खराबी हो जाती है उस जीन में। तो जब जीन में खराबी हो जाएगी तो वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बना ही नहीं पाएगा, है ना। तो क्या होता है, जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनेगा ही नहीं तो इसकी वजह से आपका जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाता। एंजाइम का काम क्या होता है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज करना। बायो कैटलिस्ट ही तो होते हैं, केमिस्ट्री भी तो पढ़ते हो आप लोग। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज करना। तो यहाँ पे भी ये जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है ये एक एंजाइम है, और ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनिन को चेंज कर देता है किसमें, टायरोसिन में। ठीक है, अब जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनाने वाला जो जीन है वही खराब हो गया तो ये वाला एंजाइम ही नहीं बनेगा। जब ये वाला एंजाइम ही नहीं बनेगा तो जो आपका फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में चेंज नहीं होगा। जब वो टायरोसिन में चेंज नहीं होगा तो ये जो फिनाइल एलेनिन है इसका एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, ये एक ही जगह पर इकट्ठा होने लग जाएगा। और जब ये एक ही जगह पर इकट्ठा होने लग जाएगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा फिनाइल पायरुविक एसिड। और ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है ये धीरे 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 इतना एक्यूमुलेट होता है कि हमारे यूरिन के थ्रू भी ये निकलने लग जाता है एंड सीवियर प्रॉब्लम्स करने लग जाता है। अब देखो सिर्फ एक ही जीन की वजह से हुआ ना, एक ही तो जीन था जो कि खराब हो गया, उसमें म्यूटेशन हो गई जिस वजह से एंजाइम बनना बंद हो गया। एंजाइम बनना बंद हो गया तो फिनाइल एलेनिन जो था वो टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाया, एक्यूमुलेशन हो गया, फिनाइल पायरुविक एसिड बन गया। और इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई, याद रखना ये 3 तो बिल्कुल याद रखना कि क्या क्या होता है। मेंटल रिटार्डेशन होता है, हेयर रिड्यूस हो जाते हैं और स्किन पिगमेंटेशन हो जाता है। तो देखो 3 तो हमने यही देख लिए कि 3 तो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्ट सिर्फ एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है। ये था आपका फिनाइल कीटोनूरिया एंड प्लियोट्रॉपी। आगे आ जाइए, अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अलग अलग सिस्टम होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। भाई जब अलग अलग प्रजाति हैं तो अलग अलग तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन होंगे। ठीक है, हैंकिंग जो थे साइंटिस्ट का नाम याद रखें। देखो जितने भी अब तक साइंटिस्ट आए हैं प्लीज 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 नाम याद रखें। डायरेक्ट पूछे जाते हैं किसने किसने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था, या फिर यहाँ पूछा जा सकता है कि एक्स क्रोमोसोम को किसने ऑब्जर्व किया था, तो हैंकिंग ने किया था और उसको एक्स बॉडी बोल दिया था। वाई क्रोमोसोम को
वाई इसलिए बोला गया था क्योंकि पहले एक्स आ गया था, तो एक्स के बाद लोगों ने सोचा कि चलो वाई कर देते हैं। अगर शायद एक और क्रोमोसोम डिस्कवर हो जाता है, सेक्स क्रोमोसोम, तो हो सकता है उसको जेड बोल देते। ठीक है जी, तो याद रखें हैंकिंग वो पहले थे जिन्होंने एक्स क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था और उसको बोला था एक्स बॉडी। ठीक है, the chromosomes that determine the development of sexual characters are known as chromosomes and the rest of the chromosomes are known as autosomes। आपको पता ही है कि भाई वो वाले क्रोमोसोम जो कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, डेवलप करवाते हैं, उनको हम बोल देते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और बाकी के बचे हुए जो होते हैं जो अदर कैरेक्टर्स पर ध्यान रखते हैं उनको हम बोल देते हैं ऑटोसोम्स। जो मेल है वो जो मेल है वो दो तरह के, यानी कि मैंने क्या बोला था, अगर हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन होगी ना तो अलग अलग तरह के गैमीट्स बनेंगे, होमोजाइगस कंडीशन होगी तो एक ही तरह का बनेगा। तो अगर जो मेल है वो अलग अलग तरह के गैमीट्स बना रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेट्री, है ना। जैसे कि ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस में भी तो जो मेल होता है उसके अलग अलग गैमीट्स बनते हैं, एक्स के वाई के, है ना। फीमेल के तो सेम ही होते हैं, एक्स एक्स। ग्रासहॉपर में भी जो मेल होता है वही हेट्रोगैमेट्री होता है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वही वाला है जो भी हमने थॉमस हंट मॉर्गन में पढ़ा था। इनका भी सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला का और ह्यूमंस का बिल्कुल सेम होता है, वही एक्स वाई डिटर्मिनेशन होता है। अब एक ही ऐसा केस है अकेला जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है जिसमें कि हम फीमेल हेट्रोगैमेट्री देखते हैं, यानी कि फीमेल अलग अलग तरह के गैमेट्स बनाती है, वो है बर्ड्स। ठीक है, अब देखो ह्यूमंस और, मैंने बोला ह्यूमंस और ड्रोसोफिला का तो सेम है। आपको पता भी होगा कि मेल के पास होता है एक्स वाई क्रोमोसोम और फीमेल के पास होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। जब यहाँ पर गैमीट्स बनता है तो एक गैमीट बनता है एक्स का, एक गैमीट बनता है वाई का, और यहाँ पे तो एक ही तरह का गैमीट बनता है, कौन सा, यहाँ पे तो एक्स ही बनता है, राइट। अब मेल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर यहाँ से एक्स वाला गैमीट जाके इसके साथ फ्यूज कर गया तो फीमेल बन जाएगी एक्स एक्स, और अगर यहाँ से वाई वाला कर गया तो मेल बन जाएगा एक्स वाई। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो फीमेल है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। बट अगर साइंटिफिकली हो, अगर हम बात करें साइंटिफिकली, तो यहाँ पर मेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको एक्सप्लेन करिए। तो यही है, सेक्स डिटर्मिनेशन के थ्रू आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मेल है वो हेट्रोगैमेट्री होता है, वो अलग अलग तरह के गैमीट्स बनाता है, तो वही डिटरमाइन करता है कि आपके जो गैमीट्स हैं वो किस तरह के जाएंगे, और बेसिकली आपका जो चाइल्ड है वो मेल होने वाला है या फिर फीमेल। जैसा कि ह्यूमंस में होता है वैसा ही आपका सेम टू सेम ड्रोसोफिला में होता है। ग्रास हॉपर में क्या होता है कि एक तो एक्स होता है, दूसरा होता ही नहीं है, मतलब ये कोई है ही नहीं है, एक्स जीरो है। ठीक है, मतलब एक ही, ये एक्स तो नहीं, ये एक्स नहीं है, ये एक्स नहीं है, ये मैं बताना चाह रही थी कि जीरो है। ठीक है, तो इसके पास एक ही होता है एक्स। अब देखो क्या होता है, अगर ये एक्स चला गया, यहाँ से तो एक ही निकलेगा अब भी, है ना, यहाँ से तो एक्स ही निकलेगा। तो ग्रास हॉपर में क्या होता है, अगर ये वाला चला गया तो एक्स मिलके क्या बना लेगी, आपकी फीमेल बना लेगी। लेकिन अगर ये वाला चला गया, ये जो जीरो लिखा हुआ था, यानी कि ये कुछ भी नहीं है, तो अगर यहाँ से कुछ भी नहीं गया आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मेल मिल जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा एक्स और जीरो। ठीक है, तो ये था आपका ग्रास हॉपर। बर्ड्स में हो जाता है, मैंने बताया था अभी आपको पीछे कि यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेट्री हो जाती है, तो ये याद रखना, इसमें मेल होता है ZZ एंड फीमेल होती है ZW। प्रोसेस सेम है, यहाँ से तो एक ही तरह का गैमीट बनेगा आपका Z, यहाँ से दो तरह के बन जाएंगे, एक तो Z और एक आपका W। अब अगर यहाँ से W चला गया, अगर यहाँ से W चला गया तो फीमेल बन जाएगी, है ना, और अगर यहाँ से Z चला गया तो आपका मेल बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब आता है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी जाता है, तो इसको समझते हैं। पहली बात, इसको बोला जाता है हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। क्यों इसको हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम बोला जाता है, ये अभी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, जो फीमेल होती है, ठीक है, क्वीन होती है बेसिकली, वो जो मतलब बच्चे पैदा करती है, दैट इज योर फीमेल क्वीन बीज में। लेकिन चाहे वर्कर भी हो, चाहे आपकी क्वीन भी हो, ये कैसे बनती है, ये बनती है, फ्यूजन होता है जब एक एग का और एक स्पर्म का।
ठीक है। तो जब एक एग और स्पर्म का साथ में फ्यूजन होगा तो हमें एक डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे, और इनके कितने क्रोमोसोम होते हैं, इनके 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। तो फीमेल कैसे बन रही है, जब एक एग और स्पर्म मतलब नॉर्मल जैसे फर्टिलाइजेशन होता है। अब जो मेल है, जो ड्रोन है, वो कैसे बनता है, वो बनता है एक अनफर्टिलाइज्ड एग से, मतलब उसको जरूरत ही नहीं होती मेल के स्पर्म की। ठीक है। उसको डायरेक्ट फीमेल बना लेती है। तो डायरेक्ट अगर फीमेल बना रही है यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो उसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 16 क्रोमोसोम होते हैं। याद रखना, हमें याद क्या रहता है कि जो गैमीट्स होते हैं वो हमेशा मियोसिस से बनते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। बट इन दिस केस जो स्पर्म्स होते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 16 है। हमें अगर स्पर्म्स किस केस में बनेंगे, स्पर्म्स उस केस में बनेंगे जिसमें हमें फीमेल चाहिए होगी। तो अगर हमें फीमेल चाहिए तो हमें 32 क्रोमोसोम्स चाहिए। अगर हमने यहाँ पे मियोसिस कर दिया तो ये तो 8 हो जाएंगे, एंड आपका 16 + 8 तो 32 नहीं बैठ पाएंगे, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, इस आपके हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन में जो स्पर्म्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाय माइटोसिस, ताकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो आपके 16 ही रहे, एंड 16 मिलके क्या बना दे, 32 बना दे। ठीक है। इसी वजह से इसको बोला जाता है हैप्लोडिप्लॉइड, क्योंकि फीमेल कैसी होती है, फीमेल होती है आपकी डिप्लॉइड, एंड मेल कैसा होता है, हैप्लॉइड। पीछे जितने भी हमने हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़े उसमें हमने हेट्रोगेमेट्री एंड होमोगेमेट्री वाले सीन को देखा, बट यहाँ पर क्या होता है, एक हैप्लॉइड है, एक आपका है डिप्लॉइड। ठीक है जी, इसीलिए आपको इसको बोल दिया हैप्लोडिप्लॉइड। नाउ आपका जो चैप्टर 1 है, अभी मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है, बट उसमें क्या एक टर्म पढ़ाई जाती है जो है आपकी कि जब विदाउट फर्टिलाइजेशन जब एक फ्रूट बन जाए बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, तो उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर है कि जब बिना फर्टिलाइजेशन के मेल बन जाए, है ना, ये रहा, इसने मियोसिस करा एंड क्या बना लिया, पार्थिनोजेनेसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, और क्या बना दिया, हैप्लॉइड मेल बना दिया। तो याद रखना, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस आपका हनी बी है, हनी बी वाला एग्जाम्पल है, एंड पार्थिनोकार्पी आपका वो बनाना वाला एग्जाम्पल है, फ्रूट्स वाला। ठीक है जी। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, मेल तो जो ड्रोन है वो पहले से ही क्या था, हैप्लॉइड था, उसने माइटोसिस करा, स्पर्म बनाया, और ये फर्टिलाइजेशन हो गया। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि इसीलिए बोला जाता है कि जो यहाँ पर ये फीमेल बनती है ना, इसके पापा नहीं होते, इसके दादा होते हैं, क्योंकि पापा की तो भाई फर्टिलाइजेशन के बाद ही डेथ हो जाती है। अब खुद सोचो ना, उसने अपने सारे क्रोमोसोम्स तो दे दिए। यहाँ पर फीमेल चाहे मेल बना रही है चाहे वो फीमेल बना रही है, वो तो मियोसिस कर रही है ना, आधे तो उसके पास है। यहाँ तो मेल ने अपने सारे के सारे क्रोमोसोम से इसको दे दिए, है ना, सारे के सारे क्रोमोसोम दे दिए। तो यहाँ पर तो मेल की ऐसे ही डेथ हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसीलिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि ये जो फीमेल बनेगी ना हनी बी में, इसके पास दादा तो होंगे, इसके पास नाना भी होंगे, इसके पास पापा नहीं होंगे, है ना जी। आ गया जी अब आप म्यूटेशन पे, जो कि अभी पीछे भी आया था आपका फिनाइल कीटोनूरिया में। देखो, जब भी डीएनए सीक्वेंस में कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है। अब क्या होता है कि जो म्यूटेशन है ना, मैं डायरेक्टली कह सकती हूँ कि अगर जीनोटाइप में कोई भी, देखो डीएनए सीक्वेंस में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो डायरेक्टली उसका जीनोटाइप भी चेंज होगा, और जब जीनोटाइप चेंज होगा तो उसका फिनोटाइप भी चेंज होगा। ठीक है। तो म्यूटेशन, चेंज इन फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल चलते हैं। ठीक है। म्यूटेशन, अब एक बात बताओ, अगर किसी भी जीन में, देखो किसी भी जीन में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उससे वो जो कोड कर रहा है उसमें भी चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी डिजीजेस भी होती हैं। बट रिमेंबर कि सारे म्यूटेशंस की वजह से डिजीज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर म्यूटेशन हो गया तो डिजीज भी होगी। देखो जो वेरिएशंस आते हैं वो भी तो म्यूटेशन की वजह से ही आते हैं। जब जीन जा रहा था फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ही तो हुए, तभी तो क्या बना, एक वेरिएशन आई, और वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन आता है। तो जरूरी नहीं है कि म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल होगा, बट म्यूटेशन की वजह से काफी सारी डिजीजेस भी होती हैं। ठीक है।
अभी कैसे होता है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर अलील का डिलीट हो गया, कोई अलील, कोई इंसर्ट हो गया एक्स्ट्रा, डुप्लीकेट हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये सब म्यूटेशन के कारण बन जाते हैं, ठीक है। रिमेम्बर कि जो कैंसर है ना, कैंसर का मेजर जो आपका कॉज है वो क्या है, म्यूटेशन। काफी सारे ऐसी चीजें, अब ये जो म्यूटेशन है ये खुद तो होती नहीं होंगी, कुछ ना कुछ ऐसी एजेंट्स होंगे जो कि ये म्यूटेशन इंड्यूस करवाते होंगे। तो वो जो एजेंट्स हैं उन्हें हम बोल देते हैं म्यूटाजेंस। जैसे कि यूवी रेस, यूवी रेस से आपका बहुत जल्दी क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। बोलते हैं ना कि जो स्किन कैंसर है वो आपका यूवी रेस की वजह से हो जाता है, तो ये वही है। अब होती है हमारी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में आती है हमारी दो तरह की म्यूटेशन, एक तो होती है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरी होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो जो पॉइंट म्यूटेशन होती है, देखो नाम से समझने की कोशिश करो। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक छोटा सा पॉइंट, यानी कि एक सिंगल बेस पेयर को ना हमने हटा दिया या फिर ऐड कर दिया, या फिर एक सिंगल बेस पेयर में कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, जो भी है रिलेटेड वो एक सिंगल बेस पेयर से रिलेटेड है, तब वो पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा। मैं आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात बताऊं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एक या दो पेयर ऑफ बेसेस डिलीट हो जाते हैं या इंसर्ट हो जाते हैं। रिमेंबर, एक या दो या इनके मल्टीपल्स, एक, दो या दो के मल्टीपल्स। तीन अगर हो गया या तीन के मल्टीपल्स में कुछ डिलीट हो रहा है या इंसर्ट हो रहा है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें बहुत अच्छे से आपके फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। बट आप अभी के लिए इतना ज़रूर याद रखें कि जो भी आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आता है वो तभी आएगा जब दो के मल्टीपल में कोई चीज़ या एक हो रही हो डिलीट या इंसर्ट, फ्रेम जो आपका बेस पेयर है वो हो रहा हो। बट अगर तीन के मल्टीपल में हो रहा है तो वो आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं कहा जाता, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना किस पे, एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन पे। तो जो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है वो है आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया पे क्या होता है कि जो आपकी बीटा ग्लोबिन चेन होती है, हीमोग्लोबिन है, उसमें चेन्स होती हैं, तो उनमें से जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसकी सिक्स्थ पोजीशन पे जो कोडॉन होता है, जो कि कोड कर रहा होता है ग्लूटामिक एसिड के लिए, वो वलाइन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। देखो GAG, ये वाला जो कोडॉन है GAG, कोडॉन्स आप अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह जाएगी वो वहाँ आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो जो ये जो GAG है ये किस में चेंज हो जाता है, GUG पे। कौन सी पोजीशन पे, सिक्स्थ पोजीशन पे, किसकी, बीटा ग्लोबिन चेन की, ठीक है जी। तो GAG किस में चेंज हो जाता है, GUG में। अब देखो एक पॉइंट का ही तो फर्क है, एक ही बेस पेयर तो था, देखो यहाँ A था यहाँ U हो गया, बट इसकी वजह से क्या हुआ, मुझे ग्लूटामिक एसिड चाहिए था बट मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया यहाँ पर वलाइन, ठीक है जी। तो ये होती है आपका सिकल सेल एनीमिया। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी RBC होती हैं वो बायकॉन्केव शेप की जगह चेंज हो जाती हैं सिकल शेप में, ठीक है। अभी आगे मैं डायग्राम भी लाई हूँ उसका अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अब आप आ जाइए जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर। There are many disorders in human being that are inherited and caused due to mutation in the gene or alteration in chromosome। तो वही बात जो मैंने पीछे करी थी कि ऐसी काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि म्यूटेशन की वजह से होते हैं, जीन में कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए और हमें डिजीज हो गई, या फिर हो सकता है या तो देखो जीन में चेंजेस आएंगे या कुछ क्रोमोसोम में चेंजेस आएंगे। यही दो चीजें हैं जिनकी वजह से आपके जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, क्योंकि जीन में ये जेनेटिक्स में हम यही तो दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, DNA, क्रोमोसोम, जीन्स। तो अगर क्रोमोसोम्स में चेंज आ गया या तो डिसऑर्डर हो जाएगा जेनेटिकली, या फिर जीन्स में कुछ म्यूटेशन हो गई तो जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाएगा। अब पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस होता है जो कि हमें बताता है, इसमें हम क्या करते हैं ना, पेडिग्री एनालिसिस में हम काफी सारी जनरेशन की करते हैं स्टडी।
हम जेनेटिक पैटर्न देखते हैं अच्छे से कि काफ़ी सारी जनरेशन्स को हम पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर ये फैमिली है, इसकी हम जनरेशन्स को पढ़ते हैं और हम पता लगाएंगे कि ये डिजीज़ कैसे हुई। पता लगाने के लिए क्या ये डिजीज़ डोमिनेंट है, मतलब क्या ये हर जनरेशन में हुई या फिर ये रिसेसिव है कि कुछ जनरेशन में हुई, कुछ में स्किप कर दिया। देखो, अगर कोई चीज़ डोमिनेंट होगी, अभी हमने पीछे भी बात करी थी, अगर कोई चीज़ डोमिनेंट होगी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। तो अगर कोई डिजीज़ हम काफ़ी जनरेशन तक पढ़ रहे हैं कि भाई इसकी ये इसके दादा, इसके दादा के दादा, उसके दादा के दादा के दादा, है ना, सबको ही डिजीज थी। अगर सबको ही डिजीज थी मतलब ये तो डोमिनेंट हो गई। अगर बीच बीच में एक एक दो जनरेशन छोड़ के ही डिजीज दोबारा देखने को मिल रही है मतलब ये रिसेसिव है। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है ये बताने में कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसका बेसिकली इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, वो किस तरह की आपकी डिजीज है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है। ठीक है जी, आगे आ जाइए आप पेडिग्री एनालिसिस की एक्सप्लेनेशन पे। आपका ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये अलग अलग साइन है जो कि बताते हैं, मतलब जिन्हें हम यूज करते हैं पेडिग्री एनालिसिस को ड्रॉ करने में। डायरेक्टली पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये वाले साइन देखो, ये वाला बहुत पूछा जाता है, मतलब लिटरली ये वाला साइन दे देंगे और पूछेंगे बताओ ये क्या है, तो याद रखना दिस इज कंसेंजुनिस, पता नहीं क्या ये, याद रखना प्लीज। ये वाली मेटिंग या फिर मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ये वर्ड मुझसे कभी नहीं बोला जाता, तो याद रखना ये वाला वर्ड आ जाए तो यही है। यानी कि जब रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग होती है ना, उसको बोलते हैं, ये इस तरह का सिंबल से हम दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो बॉक्स है, ये रेक्टेंगल, ये क्या है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल, ये है मेल, फिर ये फीमेल, दिस इज सेक्स अनस्पेसिफाइड, हमें पता ही नहीं है कौन सा सेक्स है। अगर इनमें हमने रेड कलर भर दिया मतलब ये ना अफेक्टेड है डिजीज से। ये मेटिंग हो गई, ये वाली मीटिंग हो गई जब रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग हो रही है। फिर ये पेरेंट्स हैं, ये चिल्ड्रन है। ठीक है, और ये आपका पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। ठीक है, कि ये पेरेंट्स हैं, इनका ये बच्चा हुआ, और ये बच्चा क्योंकि इन्होंने ये वाली शेप है तो ये क्या हो गया, मेल, और ये रेड कलर से फिल्ड है यानी कि ये अफेक्टेड है। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ आ जाए यानी कि जो आपके ऑफस्प्रिंग है वो 5 हैं और वो कैसे हैं, अनअफेक्टेड हैं। ये थोड़ा सा है आपका क्या, ये है थोड़ा सा ब्लर, बट चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको ही। देखो, ये आपका एनसीईआरटी का ही है फिगर। ये ना 2 डिजीज के बारे में है। पहला तो है ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये डोमिनेंट है। ठीक है, जिसका एग्जांपल मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। देखो मैं आपको बता रही हूँ, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपकी 12th क्लास में कोई भी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज या फिर डिसऑर्डर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में बता रखा है कि ये क्या है, ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बता दो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, तो याद रखना दैट इज योर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है जी, और ये है आपके ऑटोसोमल रिसेसिव। कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको बोला था कि कोई चीज डोमिनेंट तब होगी जब ना वो आपको हर जनरेशन में दिखेगी। देखो, पेरेंटल जनरेशन में थी, ठीक है, फिर ये आपकी इस वाली जनरेशन में भी आ गई, फिर इधर भी, उसके बाद फिर इस वाली की बात करें अगर हम, तो ये रिसेसिव कैसे है। देखो, पहली बात तो ये यहीं नहीं थी, यहाँ तो थी ही नहीं, पहली जनरेशन में ही नहीं थी। तो जब पहली जनरेशन में ही नहीं थी मतलब रिसेसिव थी ना, यहाँ नहीं दिखी। अगर एक में भी नहीं दिखी तो समझ जाओ भाई वो रिसेसिव है। अगर हर जनरेशन में दिख रही है, देखो यहाँ इसमें भी दिख रही है, सेकेंड जनरेशन में भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, हर जनरेशन में दिख रही है मतलब डोमिनेंट। किसी एक में भी मिस हो गई मतलब रिसेसिव। अब ये कैसे पता लगाएं कि सेक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल लिंक्ड है, सेक्स से रिलेटेड है या फिर सेक्स से रिलेटेड नहीं है। देखो, अगर सिर्फ एक को ही हो रही है, मतलब अगर हर एक जनरेशन में सिर्फ फीमेल फीमेल या फिर सिर्फ मेल मेल को हो रही है, मतलब देखो ये सेक्स स्पेसिफाइड हो गई ना कि सिर्फ एक को हो रही है ना, तो वो हो जाएगा आपका सेक्स लिंक्ड। लेकिन अगर मेल को भी हो रही है फीमेल को भी, देखो इस जनरेशन में फीमेल को थी, इसमें मेल को भी हो गई, फीमेल को भी हो गई, इसमें फिर फीमेल को हो गई, मतलब मेल को भी हो रही है ना, यानी कि ये क्या हो गई आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट। यहाँ पे भी देखो, यहाँ तो मेल फीमेल किसी को भी नहीं थी, लेकिन यहाँ मेल को भी हो गई, फीमेल को भी हो गई, मतलब सेक्स से रिलेटेड तो ये कुछ पार्शियलिटी नहीं हो रही है, यानी कि ये भी ऑटोसोमल है बट रिसेसिव है क्योंकि इसने एक जनरेशन को छोड़ दिया।
ये था तरीका आपका पेडिग्री को देखने का और समझने का। अब आप आ जाइए टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर। तो हमारे दो तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अच्छा, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो वाले डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि हम जब पढ़ते हैं कि एक सिंगल जीन में, याद रखो मेंडल ने बात करी थी फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स क्या है? जीन्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो होंगे जिसमें ना जीन्स में चेंजेस आएंगे, यानी कि म्यूटेशन होगी, ऐसे याद रखो, ठीक है? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जितने भी होंगे वो रिलेटेड होंगे जीन में, ठीक है? जीन्स से रिलेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि मेंडल ने किसके बारे में बात करी थी? फैक्टर्स के बारे में बात करी थी, एंड फैक्टर्स को ही बाद में क्या बोला गया? जीन बोला गया, ठीक है? तो वही सब है, और पेडिग्री एनालिसिस ही है जो हमें हेल्प करती है ये बताने में कि जो ट्रेट है डोमिनेंट है, रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल लिंक्ड है, ठीक है जी? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे आ जाइए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स किससे रिलेटेड होंगे? जब क्रोमोसोम के पैटर्न में कुछ चेंजेस आ जाएं, या तो क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएं या क्रोमोसोम कम हो जाएं, या फिर जो क्रोमोसोम की अरेंजमेंट है वो अबनॉर्मल हो जाए, ठीक है? दो तरह के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हम देखते हैं, और आपके जो मेन सिलेबस में है वो है एन्यूप्लॉइडी, ठीक है? तो दो तरह के होते हैं, एन्यूप्लॉइडी या फिर एन्यूप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी होता है जब आपका एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का गेन हो जाए या लॉस हो जाए, ठीक है? और ये कब होता है? ये तब होता है जब जो आपके क्रोमेटिड्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते एनाफेज में ऑफ मेयोसिस। जैसा कि आपने 10th स्टैंडर्ड में सेल साइकिल 10th बोल रही हूँ 11th स्टैंडर्ड में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा होगा, उसमें मायोसिस के कुछ फेजेस होते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं ना वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है? तो जब ये सेपरेट नहीं हो पाते, सेग्रीगेट नहीं हो पाते, तब हमें एन्यूप्लॉइडी देखने को मिलती है, ठीक है? तो या तो एक क्रोमोसोम हट जाए या फिर एक क्रोमोसोम आ जाए, ठीक है? उसे बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। फिर आती है पॉलीप्लॉइडी। जो पॉलीप्लॉइडी होती है ना वो मतलब प्लांट्स में देखी जाती है, ह्यूमंस या एनिमल्स में नहीं देखी जाती, ऐसे याद रख लो। पी फॉर पॉलीप्लॉइडी, पी फॉर प्लांट्स, ठीक है जी? ये कब होता है? ये तब होता है जब फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम में ही इंक्रीज हो जाए। और ये क्यों होता है? ये तब होता है जब साइटोकाइनेसिस ना हो पाए पॉलीप्लॉइडी के बाद। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाना। तो जब साइटोप्लाज्म अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाता उस टाइम पे बनती है हमारी पॉलीप्लॉइडी। अब हम आ जाते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पर। तो हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये वाला हमारा फ्लो चलने वाला है। हमने देख लिया कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कितने तरह के हैं, दो तरह के, क्रोमोसोमल और मेंडेलियन। मेंडेलियन वाले किससे एसोसिएटेड होंगे? जीन से एसोसिएटेड होंगे, और क्रोमोसोम वाले क्रोमोसोम से एसोसिएटेड होंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में भी दो तरह के आएंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स और सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। और मेंडेलियन में भी अगर जीन म्यूटेशन ऑटोसोम्स में हो गई तो वो ऑटोसोमल लिंक्ड हो जाएगी, और अगर जीन म्यूटेशन सेक्स क्रोमोसोम्स में हो रही है तो वो सेक्स लिंक्ड हो जाएगी। क्रोमोसोमल में ऑटोसोमल डिसऑर्डर का एग्जांपल आ जाता है डाउन सिंड्रोम, सेक्स क्रोमोसोम का आ जाता है क्लिनफिल्टर, जीन म्यूटेशंस में आ जाता है आपका सिकल सेल एनीमिया जो कि ऑटोसोम्स में देखने को मिलता है, और सेक्स क्रोमोसोम्स में आ जाता है हीमोफिलिया। अब सबसे पहला जो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो है हीमोफिलिया। तो हीमोफिलिया एक इस तरह की बीमारी होती है जो कि सबसे पहली बात तो सेक्स लिंक्ड होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है, अगर हमारे कहीं पे भी कट लग गया या कुछ भी हुआ तो नॉन स्टॉप फ्लो ऑफ ब्लड होने लग जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाते हैं। और ये क्यों होता है? ये बेसिकली पहली बात तो देखने को मिलता है ज्यादातर मेल में। मेल में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इसका जो एंटीजन है या जो इसमें म्यूटेशन होती है वो होती है एक्स क्रोमोसोम पे, और क्योंकि फीमेल के पास होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम, इसीलिए वो फीमेल को इतना अफेक्ट नहीं कर पाता। फीमेल अधिकतर मिलती है कैरियर और मेल हो जाता है अफेक्ट। क्यों मेल अफेक्ट होता है? क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और अगर उसके पास गलती से भी ये वाला म्यूटेटेड जीन चला गया या फिर ये म्यूटेशन उसके ऊपर हो गई तो उसको डिजीज हो ही जाएगी। वहीं पे फीमेल के दोनों एक्स पर ये वाला म्यूटेशन होना चाहिए, तभी ही उसको ये वाली डिजीज होगी। इसीलिए इसके चांसेस मेल को होने के ज्यादा रहते हैं और फीमेल को कम रहते हैं। इसके बाद अगर हमें देखना है तो अधिकतर ये
लड़कों को ही होती है। अगर हम देखना चाहते हैं कि किसी डॉटर को, दो पेरेंट्स हैं और उनके डॉटर को भी हीमोफीलिया हो गया, तो उसका केस कब होगा? जब जो मदर है वो कैरियर होनी चाहिए या फिर हीमोफिलिक होनी चाहिए, और फादर जो है वो भी हीमोफिलिक होना चाहिए, मतलब दोनों को ये बीमारी होनी चाहिए, तब जाके ये डॉटर को होगी। अगर इनमें से किसी एक को, यानी कि फादर को है, तो वो डायरेक्टली किसके पास जाएगी? सन के पास ही जाएगी। वही है, इसमें क्लॉटिंग नहीं होती, एक्सेसिव ब्लीडिंग्स हो जाती हैं अगर कट या इंजरीज वगैरह हो जाती हैं। ये इसका जेनेटिक डायग्राम है कि किस तरह से ये जो डिजीज है ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती है। ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। जो कैपिटल एच है वो बता रहा है कि नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग अलील है, और जो स्मॉल एच है वो फॉल्टी वाला है, मतलब हीमोफिलिक वाला है। तो देखो फीमेल के तो पास 2 एक्स हैं, एक उसके पास नॉर्मल वाला है और एक उसके पास अफेक्टेड वाला है, तो इसीलिए वो कैरियर बन जाएगी। अनअफेक्टेड फीमेल क्या बन जाएगी? कैरियर बन जाएगी। यहाँ पर जो मेल है ये कैसा है? अनअफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि जो इसका एक्स है वो कैसा है? नॉर्मल। जब इनके बीच में क्रॉसिंग हुई तो उस टाइम पे हमें एक तो क्या मिल गई? अनअफेक्टेड फीमेल मिल गई जिसके दोनों एक्स नॉर्मल हैं। एक अनअफेक्टेड फीमेल कैरियर मिल गई जिसकी एक तो हीमोफिलिक अलील है और एक नॉर्मल अलील है। तीसरा हमें एक अनअफेक्टेड मेल मिल गया, और चौथा हमें एक हीमोफिलिक मेल मिल गया। नेक्स्ट डिजीज आती है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? हमारे आई के 2 कोन्स जो होते हैं, कलर कोन्स होते हैं रेड और ग्रीन वाले, वो अफेक्ट हो जाते हैं और हम रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ये भी सेक्स लिंक्ड है, सेम वही वाला पैटर्न चलता है इसका जैसा कि हीमोफिलिया में था। ये भी एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है, इसी वजह से ज़्यादातर ये लड़कों को होता है, लड़कियों को नहीं होता, क्योंकि लड़कियों के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो वो कैरियर ज़रूर हो सकती हैं, बट उनका अफेक्ट हो जाना इस बीमारी से बहुत कम चांसेस में देखा जाता है। अधिकतर ये मेल को ही होती है, बिकॉज उनके पास एक ही क्रोमोसोम होता है। अगर गलती से भी उसके पास ये वाला जीन चला गया तो वो कलर ब्लाइंडनेस के बीमार हो जाएगा। बाकी इसका ये जेनेटिक डायग्राम है उसके जैसा ही है, सेम। कैपिटल एन दिखा रहा है नॉर्मल कलर विजन, और स्मॉल एन दिखा रहा है फॉल्टी रिसेसिव कलर विजन। याद रखना ये सारी जितनी भी हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। डोमिनेंट वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक डायग्राम में दिया हुआ था, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, वो मैंने आपको बता दिया। अब आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया, तो वही सब है। ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें अलग अलग चेन्स होती हैं, तो जो उसकी बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसकी 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड को कोड करने वाला अमाइनो एसिड होता है वो किस में चेंज हो जाता है? वेलाइन में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो आरबीसी की शेप होती है वो बायकॉन्केव से सिकल शेप में चेंज हो जाती है। अब इससे मतलब क्या फर्क पड़ता है? जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है, इजीली वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाता। ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि नॉर्मल ब्लड सेल कुछ इस तरह की दिखती है, बायकॉन्केव शेप की, ठीक है, और यहाँ पर ये सिकल सेल की एक सिकल सेल है। अब आ जाते हैं फिनाइल कीटोनुरिया पे। ये भी पीछे हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव है इन नेचर। सिकल सेल भी ऑटोसोमल है, सेक्स से रिलेटेड नहीं है। फिनाइल कीटोनुरिया भी ऑटोसोमल है, तो मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी रहती है, मेल को भी हो सकता है फीमेल को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से कोई ज़्यादा प्रोन होगा इस डिसीज़ के लिए। अब फिनाइल कीटोनुरिया बेसिकली क्या है कि एक इनबॉर्न एरर है, यानी कि ये आपको पैदा होते ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बाद में आप इसको इनहेरिट करने वाले हैं। ये कैसे होता है? जब हमारा मेटाबॉलिज्म, इससे क्या होता है ना कि मेटाबॉलिज्म लेवल बहुत डिक्रीज हो जाता है। मैंने अभी पीछे बताया ही था कि एक एंजाइम है, एक एंजाइम है कौन सा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। उसको बनाने वाला जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, वो जीन ही खराब हो जाता है, जिस वजह से ये वाला एंजाइम नहीं बन पाता। और जब ये एंजाइम नहीं बन पाता तो जो रिएक्शन हमारे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म लेवल कम हो गया, जो रिएक्शंस है उसका जो मतलब जो रिएक्शंस हो रही है वो अच्छे से नहीं हो पा रही, इसीलिए हमने बोल दिया कि मेटाबॉलिज्म लेवल भी कम हो गया। तो ये जो रिएक्शन है यानी कि फिनाइल एलेनिन का टायरोसिन में चेंज होना वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हमने पढ़ा था कि हमारी मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है,
हेयर लॉस होने लग जाता है और स्किन पिगमेंटेशन होने लग जाती है। बाकी इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी पीछे भी दी थी, तो आगे बढ़ते हैं। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया से थोड़ी थोड़ी मैच करती है, बट ये दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसका अमाउंट बहुत एबनॉर्मल हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है या बहुत कम बनने लग जाता है। ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जब हमें बीमारी हो जाती है तो हमारी जो फेशियल बोन्स होती हैं उनमें डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिल जाती हैं, एब्डोमेन रीजन में स्वेलिंग आ जाती है और यूरिन आपका डार्क कलर्ड हो जाता है। ये इसके कुछ सिम्टम्स है थैलेसीमिया के। दो तरह के थैलेसीमिया होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, देखो अगर अल्फा थैलेसीमिया है और मैंने बोला कि ब्लड से रिलेटेड है, तो अगर ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कितनी चेन्स होती हैं, दो चेन्स होती हैं, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन। तो अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन पर ही होगी म्यूटेशन, ठीक है, और बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन पर होगी म्यूटेशन। तो जो भी अफेक्टेड है, अगर अल्फा चेन अफेक्टेड है तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन अफेक्टेड है तो बीटा थैलेसीमिया। ये एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है। तो इसमें लिखा है कि दिस इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन। तो ये कब होती है? ये तब होती है जब दोनों पार्टनर्स अनअफेक्टेड है, मतलब उनको ये बीमारी नहीं है बट वो कैरियर है, यानी कि हेट्रोजाइगस है। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू ईदर म्यूटेशन, या तो म्यूटेशन हो गई होगी या डिलीशन हो गई होगी, बीच में से कोई आपका अलील या फिर बेस पेयर हट गया होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत कम चेन्स बनने लग जाती हैं, ठीक है, या तो अल्फा चेन बहुत कम बनने लग जाती है या बीटा चेन बहुत कम बनने लग जाती है। और हमें पता है कि अल्फा और बीटा दोनों चेन मिलके ही क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो एबनॉर्मल बन जाता है। अगर दोनों में से कोई भी एक कम हो गई तो हीमोग्लोबिन का जो एक जेनेटिक फ्रेमवर्क होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हो जाता है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, जब हमारी बॉडी में ब्लड लेवल बहुत कम हो जाता है तो उसे हम बोल देते हैं एनीमिया, और यही है इसका सिम्टम, सबसे मेन सिम्टम इसका एनीमिया ही है। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। वही जो भी मैंने पीछे बताया था कि थैलेसीमिया हम तभी बता सकते हैं कि जो भी चेन अफेक्ट हुई, अल्फा चेन अफेक्ट हुई तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन अफेक्ट हुई तो बीटा थैलेसीमिया। In alpha thalassemia, production of alpha globin chain is affected, while in beta thalassemia, production of beta globin chain is affected. Alpha thalassemia is controlled by two closely linked genes. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी दो जीन्स हैं जो कि अल्फा थैलेसेमिया को करते हैं कंट्रोल, और ये कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं। तो अल्फा थैलेसेमिया को दो जो जीन्स हैं वो कंट्रोल करती हैं। अब किसी भी डिजीज को अगर दो मतलब जो जीन्स हैं वो कंट्रोल कर रही हैं, तो दो साथ में कब कंट्रोल करेंगे, जब वो दोनों बहुत पास पास लोकेटेड होंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी कि ये दोनों जीन्स कैसे हैं, बहुत ही क्लोजली लिंक्ड हैं, ठीक है। तो कौन सी है ये दो जीन्स, HbA1 और HbA2। कौन से क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट होती हैं, 16th क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट होती हैं। अब आता है हमारे पास द मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन चेन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड। तो जितने ज्यादा जीन्स अफेक्ट होंगे उतना ही कम अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनेंगे। While beta thalassemia is controlled only by a single gene, तो बीटा थैलेसेमिया को सिर्फ एक ही जीन कंट्रोल करता है जो कि है HBB, और ये कौन से क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है, ये 11th क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है, ठीक है। और ये भी किस वजह से होती है प्रॉब्लम, या तो म्यूटेशन हो गई होगी या फिर इंसर्शन डिलीशन हो गया होगा। थैलेसीमिया, अब बात आती है कि दोनों जो सिकल सेल एनीमिया है और थैलेसीमिया है दोनों ही ब्लड से रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या आता है। थैलेसीमिया में क्या होता है, थैलेसीमिया है एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, ठीक है। और जो सिकल सेल एनीमिया है वो है क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, यानी कि जो आपकी आरबीसी है उसकी क्वालिटी चेंज हो रही है, हीमोग्लोबिन की क्वालिटी ही चेंज हो गई। पहले हमारी आरबीसी कैसी थी, बाइकॉन्केव शेप की थी और अच्छे से क्या कर पा रही थी, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर पा रही थी। बट बाद में क्या हुआ, जो उनकी ऑक्सीजन कैपेसिटी है, ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी है, वो क्या हो गई, कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उनकी शेप बाइकॉन्केव से किस में चेंज हो गई, सिकल सेल में, ठीक है। तो यानी कि क्वालिटी ही खराब हो गई। तो सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, वेयर एज
थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। थैलेसीमिया में ऐसा नहीं है कि खराब हीमोग्लोबिन बन रहा है, बट जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा बन रहा है, वो कम बन रहा है, एक एबनॉर्मल फॉर्म में बन रहा है। आई होप इट इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट पार्ट पे, जो है आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स से तो ये काफी इजी और काफी छोटे हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला है आपका डाउन्स सिंड्रोम। तो डाउन्स सिंड्रोम, पहली बात क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पढ़ाने से पहले मैंने ये चीज समझाई थी कि जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, जीन्स से रिलेटेड होते हैं, है ना। क्योंकि मेंडल ने हमेशा किसके बारे में बात करी, जीन्स के बारे में बात करी, तो उनके जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी किससे रिलेटेड होंगे, जीन्स से। तो इसीलिए वहां पर हमने जितनी भी डिजीज पढ़ी, जितने भी डिसऑर्डर पढ़े, उसमें हमने देखा कि जीन्स में या तो म्यूटेशन हो रही है, जीन्स में ही कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो जीन्स में नहीं, क्रोमोसोम्स में आ रही है, जिसकी वजह से अलग अलग हमें डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं ट्राइसोमी ऑन क्रोमोसोम 21। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं, है ना, एक पेयर में होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि 21st क्रोमोसोम पे 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, इसकी वजह से काफी डेवलपमेंटल चेंजेस आ जाते हैं और फिजिकल फीचर्स हमें अलग अलग चेंजेस फिजिकल फीचर्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके सिम्टम्स, अब ये जो ट्राइसोमी हो गई है 21st क्रोमोसोम पे, इसके क्या सिम्टम्स होंगे, जो बच्चा होगा वो मेंटली रिटार्ड होगा, यानी कि उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। शॉर्ट स्टैचर होगा, यानी कि उसकी हाइट ज्यादा नहीं होगी। फरोड टंग होगी और उसका माउथ हमेशा पार्शियली ओपन रहेगा। उसका जो पाम पे क्रीज होगी वो बहुत ज्यादा डार्क क्रीज होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये आपकी बुक का ही डायग्राम है, देखो। अगर किसी बच्चे को क्या है, डाउन सिंड्रोम, तो उसका हेड कैसा होगा, फ्लैट बैक टाइप हेड होगा उसका, ठीक है। फिर पाम की जो क्रीज है वो बहुत ज्यादा डार्क होगी। उसकी जो टंग होगी वो बहुत बड़ी होगी और रिंकल्ड होगी, है ना। अब देखो, ये इसका क्रोमोसोमल पैटर्न है, आप इसको गिनोगे तो 21st क्रोमोसोम ये है और यहाँ पर 3 क्रोमोसोम आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है मेल्स में। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि जो मेल बेबी है वो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के साथ पैदा होता है। मतलब जैसे कि हमें पता है कि मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई। जिसको ये बीमारी होती है उसके पास एक और एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है एक्स की, यानी कि उसका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन बनता है सेक्स क्रोमोसोम का वो हो जाता है एक्स एक्स वाई। तो क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, इसीलिए इसके अंदर फीमेल कैरेक्टर्स ज्यादा आने लग जाते हैं। 46 क्रोमोसोम की जगह यहाँ पर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ऐसे मेल्स जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, ठीक है, यानी कि इनफर्टाइल होते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। वैसे ये ओवरऑल मैस्कुलिन ही होते हैं, लेकिन इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका बिहेवियर और इनकी हर चीज वो कैसी होती है, फेमिनिन, वो फीमेल्स की तरह होती है। इवन ज्यादा मेजर केसेस में, ज्यादा जब सीवियर केसेस आ जाते हैं इसके, तो इनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। लास्ट हमारा ये बेसिकली इसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन है कि ये आपका जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जिसको होता है उसके सेक्स क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखते हैं, एक्स्ट्रा एक्स कॉपी आ जाती है उसके पास। अब आता है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम होता है फीमेल्स को। इसमें क्या होता है कि जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, हमें पता है फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स, इसमें एक क्रोमोसोम हट जाता है, यानी कि फीमेल के पास जो क्रोमोसोम होता है वो हो जाता है X0। क्योंकि यहाँ पर एक एक्स चला गया तो फीमेल के जो कैरेक्टर्स हैं फीमेल वाले वो कम हो जाते हैं, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पर, टर्नर सिंड्रोम इज अ फीमेल स्पेसिफिक जेनेटिक कंडीशन कॉज्ड बाय अ पार्शियल और टोटल डिलीशन ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम क्यों, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ इस कंडीशन में एक एक्स क्रोमोसोम हट जाता है, इसीलिए हम बोल देते हैं टर्नर सिंड्रोम को, और क्या, मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर आ जाते हैं कि उनको काफ़ी सारी डिजीजेस हो सकती हैं इन फ्यूचर ऑल्सो। तो यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं उस फीमेल के पास 45, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है। तो ऐसी फीमेल भी क्या होंगी, स्टेराइल होंगी। याद रखना क्लिनफिल्टर में भी
स्टेराइल हो जाते हैं मेल, और टर्नर में भी फीमेल कैसी हो जाती है, स्टेराइल यानी कि इनफर्टाइल हो जाती है। इनकी हाइट कैसी रहेगी, कम रहेगी, और सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं वो भी अंडर डेवलप्ड रहेंगे। रूडिमेंट्री ओवरी रहेंगी, यानी कि ओवरीज भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगी। ये इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पे देखो जो इनका सेक्स क्रोमोसोम है, इनके पास एक ही एक्स है, दूसरा एक्स है ही नहीं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If there is any doubt or there is anything related to this chapter which you want me to explain in further detail, so please tell me in the comment section. Or if there is any doubt related to this chapter, do let me in the comment section. Please share this video to your friends and like